वेलकम बैक स्टूडेंट। हम कल पढ़ रहे थे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। क्या पढ़ रहे थे? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कल हमने डीएनए पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वह वेल डिफाइंड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वह एब्सेंट होती है, और इसके साथ ही इसके अंदर जो स्टोन प्रोटीन होते हैं, स्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होते हैं। केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन पाई जाती है, और जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, जिसके द्वारा ये पैकेजिंग करते हैं, जिसके कारण से इसकी जो पैकेजिंग होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। हम पढ़ रहे थे यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग। यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए पैकेजिंग के बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुके हैं। लेट्स गो नेक्स्ट आर द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? उससे पहले प्रीवियस वाला देख लो जो हमने कल पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के तुलना में जब यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पैकेजिंग होती है वो वेल डिफाइंड होती है। वेल डिफाइंड क्यों होती है? हमें पता है कि पैकेजिंग किसकी करनी है? पैकेजिंग करनी है डीएनए की। और हम सब जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है? एसिड प्रकृति का होता है। जब किसी एसिड को फिक्स करना है तो इस पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब इसको फिक्स करना है तो हमें क्या चाहिए? कोई पॉजिटिव चार्ज वाला एलिमेंट चाहिए, कोई पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल चाहिए। इसके लिए पॉजिटिव चार्ज वाला मटेरियल जो होता है वह होता है स्टोन प्रोटीन। क्या होती है भाई? स्टोन प्रोटीन। और स्टोन प्रोटीन भी कौन सी होनी चाहिए? हमें पता है कि जो प्रोटीन होती है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन बनी होती है एमिनो एसिड से। किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से। तो इस प्रोटीन में जिस प्रकार के एमिनो एसिड्स होंगे, जिस भी नेचर के एमिनो एसिड्स होंगे, उसी नेचर का इसमें क्या पाया जाएगा? उसी नेचर का ये प्रोटीन होगा। इसके अंदर एमिनो एसिड्स जो होते हैं हमें कैसे चाहिए? बेसोफिलिक प्रकृति की चाहिए, यानी कि बेसिक एमिनो एसिड चाहिए। और हम जानते हैं कि बेसिक जो एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन। कौन कौन से होते हैं? आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ लिया था। नेक्स्ट लेट्स गो दी मूव नेक्स्ट क्लास। हम दूसरी क्लास को अब शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी क्लास में अब देखिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसके आगे क्या क्या इसमें प्रोसीजर होती है, इसकी लाइफ में क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है, इसकी लाइफ में क्या क्या प्रक्रियाएं चलती है। देखिएगा, जो स्टोन प्रोटीन जो होते हैं, स्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। H1, H2A, H2B, H3 और H4। कितने हैं? 5 प्रकार के स्टोन प्रोटीन होते हैं। और ये पांचों प्रकार के स्टोन प्रोटीन में से, इन पांचों प्रकार के स्टोन प्रोटीन में से जो ये 4 टाइप के स्टोन प्रोटीन होते हैं ये क्या बनाते हैं? स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। स्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। स्टोन जो ऑक्टामर बनेगा उसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन होंगे?
H2A, H2B, H3 और H4। और इस प्रकार से इसके दो सेट होंगे। कितने सेट होंगे? दो सेट। एक तो ये सेट है और एक है ये सेट है। और ये दोनों सेट क्या होंगे? ये दोनों सेट एक यूनिट के रूप में रहेंगे। और इस यूनिट को क्या कहा जाएगा? इसी यूनिट को कहा जाता है स्टोन ऑक्टोमर। क्या कहा जाता है? स्टोन ऑक्टोमर कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टोन ऑक्टोमर पैकेजिंग के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। देखिएगा, ये स्टोन ऑक्टोमर्स, हम स्टोन ऑक्टोमर्स के अंदर 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन थे और 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन 2 ग्रुप के अंदर सेट थे। तो देखिएगा, एक स्टोन प्रोटीन, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो ये एक सेट एक हो गया। जबकि दूसरा सेट कैसे होगा? दूसरा सेट इसके ऊपर एक, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो इस प्रकार से ये टोटल कितनी यूनिट्स होगी? ये टोटल यूनिट्स हो गई 8 यूनिट्स। और इस प्रकार से व्यवस्थित यूनिट का ही एक क्या बना होता है? क्या बना होता है? ऑक्टोमर बना होता है। अब देखिएगा, इस ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए पैकेजिंग होता है, ये डीएनए की पैकेजिंग किस प्रकार से होती है और क्या क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर बनती है, उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए की लंबाई कल भी हमने बताई थी कि यदि मनुष्य की डिप्लॉयड सेल में बात करते हैं तो मनुष्य की डिप्लॉयड सेल में 2.2 मीटर के आसपास होती है। एज सपोज कीजिए आपके पास कोई एक ये डीएनए लेंथ है। क्या है? डीएनए लेंथ। और ये डीएनए लेंथ क्या होगी? ये डबल हेलिकल होगी, डबल स्टैंडर्ड होगी। डीएनए लेंथ है। इस डीएनए लेंथ को क्या करना है? इस डीएनए लेंथ को हमें क्या करना है? इस डीएनए लेंथ की पैकेजिंग करनी है। और पैकेजिंग के अंदर हमने आपको बताया था कि डीएनए की पैकेजिंग में स्टोन प्रोटीन और स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर, स्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर। एज सपोज कीजिए ये ऑक्टामर है आपके पास, एक ये ऑक्टामर है आपके पास, ये ऑक्टामर और ये ऑक्टामर। अब ये डीएनए क्या होगा? ये डीएनए इस ऑक्टामर के चारों ओर रैप्ड होगा। क्या होगा? डीएनए इस ऑक्टामर के चारों ओर क्या होगा? रैप्ड होगा, यानी कि डीएनए की रैपिंग इसके चारों ओर होगी। देखिए डीएनए ऑक्टामर। अब देखिए कैसे होता है रैप्ड। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से क्या होगा? इस ऑक्टामर के चारों ओर ये डीएनए रैप्ड हो जाएगा। अब देखिएगा, ये डीएनए इसके चारों ओर, ऑक्टामर के चारों ओर क्या हो रहा है? रैप्ड हो रहा है। तो देखिएगा, ये जो रैपिंग वाला डीएनए होता है, ये ऑक्टोमर, ये क्या है? ऑक्टोमर, ऑक्टोमर। ये जो रैपिंग वाला डीएनए है, ये रैपिंग वाला डीएनए जो होता है, इसकी रैपिंग टर्न होती है, रैपिंग टर्न कितनी होती है? इसकी रैपिंग टर्न होती है 1/3/4।
इसकी रैपिंग टर्न कितनी होती है? 1/3/4 होती है। ये इसकी रैपिंग टर्न होती है। अब देखिए, आपको बुक में ये भी देखने को मिलेगा कि जो रैप्ड डीएनए होता है, रैप्ड जो डीएनए होता है, डीएनए की जो रैपिंग होती है ऑक्टोमर के चारों ओर, इसमें क्या पाए जाते हैं? 200 न्यूक्लियस बेस पाए जाते हैं। अबाउट 200 न्यूक्लियस बेस पाए जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? ये अभी हम देखेंगे। लेकिन देखिएगा, ये रैपिंग वाला डीएनए है, ये यहाँ तक आ गया। ये एक ऑक्टोमर के चारों डीएनए रैप्ड हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दूसरे, तीसरा, चौथा। तो डीएनए रैपिंग कहाँ हो रही है? इतनी हो रही है। किसके चारों ओर? ऑक्टोमर के चारों ओर। ये भी ऑक्टोमर के चारों ओर, ये भी ऑक्टोमर के चारों ओर, ये ऑक्टोमर के चारों ओर। जो ऑक्टोमर के चारों ओर डीएनए टर्न लेता हुआ पाया जाता है, इस डीएनए को रैप्ड डीएनए कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, रैप्ड डीएनए के अलावा भी क्या आपको और डीएनए इसके अंदर नजर आ रहा है? देखिए, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ये रैप्ड डीएनए के अतिरिक्त का डीएनए है। इसलिए ये डीएनए क्या काम कर रहा है? ये डीएनए क्या काम कर रहा है? एक ऑक्टोमर के डीएनए को दूसरे ऑक्टोमर के डीएनए से क्या करने का कार्य कर रहा है? लिंक्ड करने का कार्य कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे लिंकर डीएनए कहा जाता है। कौन सा डीएनए कहा जाता है? लिंकर डीएनए कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिए, मैं थोड़ा आपको बुक के अलावा थोड़ा एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं कि बुक में क्या दिया है। अब जरा गौर कीजिए कि हमने अभी बात की थी कि एक डीएनए रैपिंग के अंदर 200 न्यूक्लियस बेस पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियस बेस पाए जाते हैं? 200 न्यूक्लियस बेस पाए जाते हैं। क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या? मैं ये कहता हूं कि एक रैप्ड डीएनए के अंदर 200 न्यूक्लियस बेस नहीं होते हैं। और किस आधार पर कहता हूं, जरा इधर गौर कीजिएगा। देखिए, हमने बात की थी इस डीएनए की। कौन सी डीएनए की? ये जो डीएनए है किसके चारों ओर रैप्ड है? इस ऑक्टामर के चारों ओर रैप्ड है। यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं 146 होते हैं, 146 होते हैं। जबकि बुक में आपको क्या दिया मिलेगा? 200 नाइट्रोजन बेस। इसका रीजन भी जान लीजिए। ये रैप्ड डीएनए है 146। इसके अलावा एक ऑक्टोमर डीएनए को हम दूसरे ऑक्टोमर के साथ क्या कर रहे हैं? लिंक्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? इसका लिंकर डीएनए है। क्या है ये? लिंकर डीएनए। तो ये होता है 54। तो 146 प्लस 54 इक्वल टू क्या हो जाते हैं? 200। तो टोटल क्या है? जो बुक के अंदर संख्या दी गई है वो रैप्ड डीएनए और लिंकर डीएनए के अंदर पाए जाने वाले टोटल नाइट्रोजन बेस की होती है, न कि केवल और केवल रैप्ड डीएनए की होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब भाई हम बात कर रहे थे कि डीएनए ऑक्टामर के अंदर कितने स्टोन आ गए? 4 प्रकार के स्टोनों ने भाग ले लिया है। तो भाई एक स्टोन प्रोटीन और बचता है, उसका नाम है H1। तो ये H1 कहाँ चला गया भाई? ये H1 कहाँ चला गया? इधर देखिएगा। देखिए, ये कोई स्टोन ऑक्टामर है,
स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर, स्टोन ऑक्टामर के चारों ओर क्या हो रहा है, डीएनए रैप्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि इस डीएनए को इस ऑक्टामर के ऊपर फिक्स नहीं किया जाएगा तो ये डीएनए इसके ऊपर वेल रूप से पैकेज नहीं हो पाएगा। इसलिए जो H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन इस रैपिंग डीएनए के ऊपर क्लम्पिंग के रूप में पाया जाता है, जो इस डीएनए को ऑक्टोमर के ऊपर क्या करता है, फिक्स्ड करने का कार्य करता है। ये कौन सा हिस्टोन प्रोटीन है, H1। ये क्या बनाता है, क्लम्प बनाता है। क्या बनाता है, क्लम्प, यानी कि एक हेयर पिन के समान। जिस प्रकार से लड़कियां बालों को फिक्स रखने के लिए हेयर पिन लगाती है, नहीं लगाती है, उसी प्रकार से ये जो H1 होता है, H1 जो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड डीएनए है, इसको फिक्स करने का कार्य करता है। ये था आपका हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए स्टोन प्रोटीन से क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है, स्टोन प्रोटीन से क्या क्या स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की, बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियोसोम की। हमने अभी बनाया था कि ये स्टोन ऑक्टामर होते हैं, स्टोन ऑक्टामर के ऊपर, स्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए क्या कह रहता है, रैपिंग किए हुए रहता है। अब देखिएगा रैपिंग किए हुए, ये एक ऑक्टामर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इस ऑक्टामर के ऊपर ये जो रैप्ड डीएनए प्लस ऑक्टामर, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम और ये चौथा न्यूक्लियोसोम। और इस प्रकार से आगे भी रैपिंग होते जाते हैं डीएनए और पैकेजिंग होते जाते हैं और लंबी चेन का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से इस चेन को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। इस चेन को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। तो ये है न्यूक्लियोसोम और ये क्या है, क्रोमेटिन। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये रैप्ड डीएनए के अलावा ऑक्टोमर के अलावा, ऑक्टोमर में 4 प्रकार के स्टोन प्रोटीन थे और ऑक्टोमर के अलावा एक जो H1 प्रोटीन थी वो इसके ऊपर क्लम्पिंग के रूप में पाई जाती थी। ऑक्टोमर के अलावा जो प्रोटीन थी H1 क्लम्पिंग के रूप में इसके ऊपर पाई जाती है। H1 को छोड़ देते हैं और रैप्ड डीएनए और ऑक्टोमर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम या न्यूक्लियोसोम प्लस इसमें क्या जुड़ गया है, H1। जैसे ही इसके ऊपर H1 की क्लम्पिंग करते हैं या H1 को साथ लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं भाई क्रोमोसोम। इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम प्लस है H1 को क्या बोलते हैं हमें, क्रोमोसोम। ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना क्रोमोसोम प्लस लिंकर डीएनए, क्रोमोसोम प्लस लिंकर डीएनए, क्रोमोसोम प्लस लिंकर डीएनए का पॉलीमर या बहुलक क्या बन जाता है भाई, ये बन जाता है क्रोमेटिन। इसे क्या बोलते हैं हम, क्रोमेटिन। इनको क्रोमेटिन बोलते हैं। H1 के अलावा जो भी संरचना है इसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। H1 को साथ जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, इसे क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से क्रोमोसोम मिलकर क्या बनता है, क्रोमेटिड का निर्माण हो जाता है, सॉरी क्रोमेटिन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हम क्या कर रहे हैं, डीएनए की पैकेजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डीएनए की पैकेजिंग
कर रहे हैं। तो डीएनए की पैकेजिंग की प्रक्रिया इसके आगे भी क्या रहती है, जारी रहती है, क्योंकि डीएनए जैसे जैसे पैक्ड होगा इसकी प्रक्रिया आगे की तरफ क्या रहती है, जारी रहती है। अब आगे की प्रोसीजर में ये किस प्रकार से पैकिंग चलती रहती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ लिया है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सेलेनॉइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, सेलेनॉइड के बारे में। तो हमने कहा था कि 1 ऑक्टोमर 2 ऑक्टोमर 3 ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए रैप्ड होता जाएगा और लिंकर डीएनए के साथ जुड़ता जाएगा, और जुड़ने के बाद ये किस प्रकार से व्यवस्थित होता है वो देखिए। ये व्यवस्थित जो होगा वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से क्या हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। ये सेलेनॉइड, सेलेनॉइड जैसी संरचना आपने कभी फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। ये एक क्या है, सेलेनॉइड टाइप की स्ट्रक्चर है। ये टनल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, टनल लाइक स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि एक सेलेनॉइड यानी कि ये टनल लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका एक सेक्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक सेक्शन, एक सेक्शन ले लिया। इस सेक्शन में अब हम अध्ययन करते हैं कि ये टनल लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनी है। आपने जो पहले पेन आते थे स्प्रिंग वाले, स्प्रिंग पहले पेन देखा है, स्प्रिंग देखा है, हूबहू उस स्प्रिंग के समान ही इसकी क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर है, बनी होती है। अब देखिए, अब हम इसका एक सेक्शन लेते हैं। कितना सेक्शन लेते हैं, एक सेक्शन। इतना सेक्शन लिया। इस सेक्शन को हम देखते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, 1 ऑक्टामर 2 इस प्रकार से ऑक्टामर के साथ, और ये इसके ऊपर डीएनए क्या पाया जाएगा, रैप्ड डीएनए। इसके ऊपर क्या होगा भाई, रैप्ड डीएनए होगा। इस प्रकार की ये टनल लाइक स्ट्रक्चर होती है यदि एक सेक्शन को हम देखते हैं। तो इस सेक्शन में देखिए, इस सेक्शन में आप देखते हो कि कितने न्यूक्लियोसोम हैं। इस सेक्शन में कितने न्यूक्लियोसोम हैं, न्यूक्लियोसोम की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम है। कितनी है, 6। और 6 न्यूक्लियोसोम से मिलकर क्या बना होता है, एक सेलेनॉइड बना होता है। एक सेलेनॉइड कितने न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना होता है, 6 न्यूक्लियोसोम से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार से ये रैप्ड होते जाएंगे और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेंगे, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, डीएनए पैकेजिंग कहा जाता है। चलो स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ लिया, हमने सेलेनॉइड के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा कुछ 1-2 पॉइंट इसके अंदर और हैं। वो देखिए क्या है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम है, एक न्यूक्लियोसोम है, इसका डायामीटर कितना होता है, इसका डायामीटर यानी कि व्यास कितना होता है। तो इसका व्यास मैं बता देता हूँ आपको, इसका व्यास होता है 10 nm। कितना होता है, 10 nm। और आपसे पूछ लिया जाए कि सेलेनॉइड का डायामीटर कितना होता है, इस सेलेनॉइड का व्यास है कितना होता है। तो इसका व्यास अगर हम देखते हैं तो पहले आप डायरेक्ट याद रखना, इसका व्यास होता है 30 nm। कितना होता है, 30 nm। यानी पूरे इस सर्किल का व्यास, इस पूरे सर्किल का डायामीटर कितना होता है, इसका जो डायामीटर होगा वही डायामीटर किसका होता है, सेलेनॉइड का। आपको ध्यान रखना ये कितना होता है, 30 nm। अगर फिर भी ध्यान में नहीं रहता है तो सपोज कीजिए कि एक न्यूक्लियोसोम ये है
और हम जानते हैं कि न्यूक्लियोसोम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 10 nm। दूसरा न्यूक्लियोसोम ये है आपके पास, तो ये भी कितने का हो गया 10 nm। और ये मानिए इसके बीच का जो स्पेस है इसके अंदर एक न्यूक्लियोसोम और फिट हो सकता है, तो ये कितने nm का हो गया 10 nm। तो टोटल कितने हो गए 10, 20 और 30, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 30 nm हो गया है। चलो स्टूडेंट, अब आगे हम डीएनए पैकेजिंग के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखिएगा, हमने डीएनए पैकेजिंग के द्वारा हमारे क्या बनते हैं क्रोमोसोम बनते हैं। क्या बनते हैं क्रोमोसोम बनते हैं। जो क्रोमोसोम होते हैं वो आनुवंशिकी क्या होते हैं इकाई होते हैं, ठीक है, आनुवंशिकी गुण होते हैं। अब क्रोमोसोम जो बनते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से देखिए, एक तो होता है हेटेरो क्रोमेटिन, दूसरा होता है यू क्रोमेटिन। एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यू क्रोमेटिन। सबसे पहले आप यहां पर शब्द देखिए क्रोमेटिन। कौन सा शब्द है भाई क्रोमेटिन, और यहां पर भी शब्द कौन सा है क्रोमेटिन है, ठीक है। अब क्रोमेटिन का अर्थ अभी हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। हेटेरो का अर्थ क्या होता है, हेटेरो का अर्थ होता है कि इसके अंदर जो ये पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग बहुत ही सघन होती है, टाइट पैकेजिंग होती है। तो हेटेरो का अर्थ क्या होता है सघन, यानी कि ऐसे क्रोमेटिन जो क्या है टाइट रूप से या सघन रूप से पैक्ड हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। यू क्रोमेटिन क्या होते हैं ऐसे क्रोमेटिन जो लूज रूप से क्या होते हैं पैक्ड हुए होते हैं, जो ढीले रूप से पैकिंग होती है, उस प्रकार के हम क्रोमेटिन को क्या कहेंगे यू क्रोमेटिन कहते हैं। यानी कि जो सघन रूप से पैक्ड हुए हैं उन्हें कहेंगे हेटेरोक्रोमेटिन, जो लूज रूप से पैक हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे यू क्रोमेटिन कहा जाता है। और ये यू क्रोमेटिन आज की क्लास का टाइम पूरा हो रहा है, इसलिए हम आगे जो पढ़ेंगे वो कल की क्लास में पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन किस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें डिफाइन करेंगे और इसमें किस प्रकार से होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के बारे में बताएंगे कि इनका कार्य क्या है, कौन सा इनएक्टिव है कौन सा एक्टिव है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये बाकी का जो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हेटेरोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आरएनए के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेना आप। थैंक यू।